99%। ये स्विट्जरलैंड की लिटरेसी रेट है और जाहिर है ये एक बहुत अच्छे से काम कर रहे समाज की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। तो सवाल यही उठता है कि इस कामयाबी के पीछे आखिर किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। ऐसा क्या है जो इस सिस्टम को इतना अलग और इतना कामयाब बनाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का खाका कुछ ऐसा रहेगा। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये राज्यों का एक राष्ट्र कैसे है, फिर समिति के जरिए लीडरशिप का इसका अनोखा मॉडल क्या है, इसके बाद बात करेंगे कि कैसे वहाँ नागरिक ही असली शासक हैं, और आखिर में वो क्या चीज़ है जो वहाँ समझौते की राजनीति को मुमकिन बनाती है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, राज्यों का एक राष्ट्र। और इसकी बुनियाद में है फेडरलिज्म यानी संघवाद। असल में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। देखिए, यहाँ सरकार के 3 लेवल हैं। सबसे ऊपर फेडरेशन यानी राष्ट्रीय सरकार, फिर कैंटन जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं, और सबसे नीचे है कम्यून यानी लोकल नगरपालिकाएं। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पावर ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। असली ताकत की शुरुआत लोकल कम्यून और बहुत पावरफुल कैंटन से होती है। अगर हम आंकड़ों में देखें तो स्विट्जरलैंड 20 कैंटन और 6 हाफ कैंटन से मिलकर बना है, और हर एक का अपना संविधान और अपनी असेंबली है। मतलब ये सिर्फ नाम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं है, बल्कि अपने आप में बहुत ताकतवर राज्य हैं जो सब मिलकर स्विस फेडरेशन को बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अनोखे पहलू पर, समिति के जरिए लीडरशिप। ये जो इनका एग्जीक्यूटिव सिस्टम है ना, ये किसी भी आम प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई एक प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर देश को चलाता कौन है? ये एक जायज़ सवाल है, और इसका जवाब स्विस सिस्टम के एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट में छिपा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव या बहुल कार्यपालिका। सीधा सा मतलब है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होती, बल्कि लोगों के एक ग्रुप में बंटी होती है। और इस पूरे सिस्टम का मैजिक नंबर है 7। जी हाँ, सिर्फ 7। ये नंबर स्विस फेडरल काउंसिल के दिल में है। तो होता क्या है कि 7 सदस्यों की एक काउंसिल है जो मिलकर देश के हेड ऑफ स्टेट का काम करती है। हर मेंबर एक फेडरल डिपार्टमेंट का हेड होता है, और प्रेसिडेंट का पद वो तो हर साल इन 7 के बीच घूमता रहता है। असल में प्रेसिडेंट बस बराबर वालों में पहला होता है, मतलब एक नाम मात्र का हेड। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी एक मेंबर बहुत ज्यादा पावरफुल न बन जाए। चलिए अब आते हैं स्विस सिस्टम के सबसे मजबूत पिलर पर, जो है नागरिक ही असली शासक यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक ऐसी व्यवस्था जहां नागरिकों के पास सच में बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल पावर होती है। और ये पावर मिलती है 2 खास औजारों से, इनिशिएटिव और रेफरेंडम। इनिशिएटिव या पहल का मतलब है कि नागरिक खुद कोई नया कानून या संवैधानिक बदलाव का प्रस्ताव ला सकते हैं, और रेफरेंडम या जनमत संग्रह का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया है तो नागरिक उस पर वोट करके उसे मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं। आइए एक मिसाल से समझते हैं कि ये कितना पावरफुल है। मान लीजिए नागरिकों को संविधान में कोई बदलाव करना है। वो एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, फिर उन्हें पूरे देश से रजिस्टर्ड वोटर्स के 1 लाख सिग्नेचर इकट्ठा करने होते हैं, और बस वो प्रस्ताव सीधे नेशनल वोट के लिए चला जाता है। मतलब ये डेमोक्रेसी का सबसे सीधा, सबसे खरा रूप है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी पिलर पर, समझौते की राजनीति। ये वो सीक्रेट सॉस है जो इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश में इस पूरे सिस्टम को जोड़कर रखता है, और इसे कहते हैं कंसेंसियोनलिज्म या सहसहमतिवाद। अब सवाल यह है कि स्विट्जरलैंड के लिए ये पावर शेयरिंग वाला सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब हमें देश की अपनी बनावट में ही मिलता है। जरा यहाँ की भाषाई विविधता को देखिए। लगभग 70% लोग जर्मन बोलते हैं, 20% फ्रेंच और करीब 10% इटालियन। साफ है कि यहाँ कोई एक भाषाई ग्रुप दूसरों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। और यही हाल धर्म का भी है। लगभग 47% कैथोलिक हैं तो 44% प्रोटेस्टेंट। मतलब आबादी करीब करीब बराबर बटी हुई है। अब जब इतनी डाइवर्सिटी हो तो टकराव से बचने का एक ही रास्ता बचता है, और वो है सहयोग। और यहीं पर कंसेंसेशनल पॉलिटिक्स काम आती है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल है जो पावर शेयरिंग और आम सहमति पर टिका है। इसमें मेजॉरिटी अपनी बात दूसरों पर थोपती नहीं, बल्कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप मिलकर फैसले लेते हैं।
जैसा कि इस कहावत में बताया गया है, ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां अधिकार सिर्फ बहुमत पर आधारित नहीं होता, बल्कि अलग-अलग सोच वाले समूहों के बीच पावर शेयरिंग पर आधारित होता है। ये विनर टेक्स ऑल वाले सिस्टम का ठीक उल्टा है। तो कुल मिलाकर ये जो सहयोग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का मिला-जुला मॉडल है ना, यही स्विट्जरलैंड की मशहूर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा राज है। यही वजह है कि इतनी विविधता के बावजूद देश इतना स्थिर है। हाँ, पर यह सिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। इससे बनने में सदियां लगी हैं। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1802 में पहले देशव्यापी रेफरेंडम से लेकर 1874 में आधुनिक संघीय संविधान बनने तक और 1971 में जाकर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलने तक, ये नागरिकों के अधिकारों के लगातार बढ़ने की एक लंबी कहानी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या गहरे लोकतंत्र और पावर शेयरिंग का ये स्विस मॉडल आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में कहीं और भी काम कर सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।